प्रिय भैया बहनों, हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा अष्टमी विषय हिंदी के पाठ 6 कविता भगवान के डाकिए का वाचन किया था। इस कविता के अंतर्गत हमने लेखक श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय किया था। इस कविता का जो परिचय है उसको भी किया था और उसके बाद में जो प्रथम पद्यांश है उसका भावार्थ भी जाना था। एक बार पुनः हम इस प्रथम पद्यांश का भावार्थ जानते हुए आगे बढ़ते हैं। कविता की जो पंक्तियां हैं वह है, पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाकिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही बासते हैं। इस पद्यांश का भावार्थ है कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इनमें दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के ही डाकिए हैं अर्थात संदेश पहुंचाने वाले हैं। जिस साधारण डाकिए किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्ण और छोटी सोच के कारण, विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाते। जो संदेश जो भगवान भेजना चाहते हैं उसको समझ नहीं पाते। लेकिन ये जो पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ हैं उनके संदेशों को समझ जाते हैं और पूरे धरती को ईश्वर के भेजे हुए इन संदेशों को सुनाते हैं। यह हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर इस पद्यांश का भावार्थ जाना था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पद्यांश है उनकी जो पंक्तियां हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर जो शब्दार्थ है जैसे पाखो पाखो यानी पंखों के ऊपर। आगे इस पद्यांश का भावार्थ है, कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रवृत्ति का होता है, यानी छोटी सोच वाला होता है। वह अपनी छोटी सीमाओं में रहकर छोटी सी जो सोच की जो सीमा है उनमें रहता हुआ काम करता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक, हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलाता रहता है। यानी जो पक्षी है वह एक जो स्थान की जो खुशबू है वह दूसरे स्थान तक, एक देश से दूसरे स्थान तक अपने पंखों पर सवार करके एक स्थान से दूसरे देश तक फैलाती है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी भरकर बरसाता है, यानी जो वाष्प है वह बादल बनकर एक देश से दूसरे देश में जाकर है पानी भरकर बरसती है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते और न ही अपने पराये का भेदभाव ही कर रखते हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी भी प्रकार की संकीर्णताओं, छोटी सोच ऐसे नहीं रखते और इन संकीर्णताओं को भूलकर हमको ये संदेश देते हैं कि हमको भी अपने जीवन में इस प्रकार की संकीर्णता है उसको नहीं अपनाना चाहिए। इस प्रकार से कवि ने मनुष्य की जो छोटी सोच और संकीर्ण प्रवृत्ति है उस पर प्रहार करते हुए इस कविता के माध्यम से हमें इस मन के जो भेदभाव का जो विचार है उसको बदलने के लिए आग्रह किया है। आगे इस कविता का जो सार है एक बार हम जान लेते हैं। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के ही डाकिए हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते मगर पेड़ पौधे और जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को
पाखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पंछियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाव दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारे जो प्रकृति है वो किसी तरह से हम भेदभाव नहीं करती। एक देश से दूसरे देश में बादल अपने पानी लेकर जाते हैं और न जाने कहाँ पर जाकर बरसाते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधे की सुगंध, हवा और पहाड़ों के संदेश एक दूसरे तक पहुँचते हैं। जब एक देश के बाद दूसरे देश पर बादल जाकर बरसते हैं तो इससे यही साबित होता है कि वो वहाँ का संदेश लेकर आए हैं। वास्तव में पूरी दुनिया ही एक है, ईश्वर ने उसे बनाया है। हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं किया है। उन्होंने कोई फर्क नहीं समझा है। फिर हम इंसान क्यों ऐसा करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी तरह के भेदभाव को अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यही इस सुंदर कविता का जो भाव है और इसी भाव को लेकर यह कविता लिखी गई है। अर्थात हमारी जो संकीर्ण प्रवृत्ति है, एक दूसरे के साथ में भेदभाव, देश प्रदेश, स्थान स्थान के लिए आपस में जो झगड़ते हैं, जो आपस में भेदभाव वैमनस्य जो पैदा होता है, उसको त्याग कर हमें एक साथ मानवता के जो मानवता है उसका ध्यान रखते हुए प्रेम पूर्ण भावना से प्रेरित होकर अपना जीवन जीना चाहिए। हमें इस छोटी सोच को बदलते हुए एक दूसरे के साथ में सहयोग एवं प्रेम की भावना से रहना चाहिए। उस प्रेम भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। यही इस कविता का संदेश है। आगे प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, वह भी अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखें।